आज हम बात करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर और बीए सेकेंड ईयर के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। यद्यपि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से या सभी यूनिवर्सिटीज की ओर से अभी इस संबंध में कोई फाइनल गाइडलाइन नहीं आई है कि उनके एग्जाम कब और किस तरीके से होंगे, तो यह भी एक संभावना बनती है कि हो सकता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन फिर भी हमें परीक्षाओं के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वे किसी भी तरीके से हों, ओपन बुक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या हम कहते हैं परीक्षाएं न भी हों तो भी हमें अपने सेल्फ असेसमेंट के लिए कुछ क्वेश्चंस को तैयार करके चलना चाहिए। तो हम आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे हमने ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं वो लास्ट चैप्टर से शुरू किए हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, लोचशील विनिमय दर किसे कहते हैं, यानी विदेशी विनिमय दर की मांग और पूर्ति में परिवर्तन का विदेशी विनिमय दर पर और घरेलू मुद्रा के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट, हाउ डज चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अफेक्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो इसमें आपको जो डिमांड और सप्लाई में चेंजेस आते हैं उसके कारण से जो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन होता है उसको आपको इसमें बताना है। दूसरा क्वेश्चन, भुगतान शेष के चालू खाते और पूंजी खाते में अंतर स्पष्ट कीजिए, भुगतान शेष में असंतुलन के कारण बताइए और उसे ठीक करने के उपाय भी बताइए। तो यह सीधे सीधे थियोरेटिकल क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी, एक्सप्लेन द कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइक्विलिब्रियम बीएपी एंड द मेजर्स टू करेक्ट दिस डिसइक्विलिब्रियम। तीसरा क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आईएस वक्र के उत्पादन को चित्र से समझाना है। इसमें आपको जो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम है उसके थ्रू आपको ये क्लियर करना है कि कैसे उसका डेरिवेशन, मूवमेंट और शिफ्ट होता है। चौथा क्वेश्चन है, एलएम वक्र के व्युत्पादन को चित्र की सहायता से समझाना है और उसमें भी उसके ढलान और खिसकाव में अंतर स्पष्ट करना है। एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ एलएम कर्व एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन स्लोप एंड शिफ्ट ऑफ एलएम कर्व। तो ये आईएस कर्व की तरह का ही क्वेश्चन है, तो इन दोनों में से अक्सर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलता है। पांचवा क्वेश्चन, आईएस और एलएम वक्र की सहायता से मांग वक्र का व्युत्पादन करना है और मांग वक्र में खिसकाव किन कारण से हो सकता है। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समग्र मांग समग्र पूर्ति धक्का लगने पर अर्थव्यवस्था किस प्रकार स्वचालित स्थिरीकरण की प्रक्रिया से संतुलन को प्राप्त करती है। हाउ डज इकोनॉमी गेट इक्विलिब्रियम इन द सिचुएशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई शॉक्स। तो इसमें दोनों में से किसी में भी प्रश्न अक्सर आपको मिलता है, या तो एग्रीगेट डिमांड शॉक से आएगा या एग्रीगेट सप्लाई शॉक से भी आ सकता है, जिसमें आपको बताना है कि कैसे स्वचालित स्थिरीकरण यानी ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम के थ्रू इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन, मुद्रा परिमाण सिद्धांत की आलोचना सहित व्याख्या। इसमें आप ये बात का ध्यान रखें कि अगर मुद्रा परिमाण सिद्धांत आलोचना सहित आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको 50% वेटेज सिद्धांत को एक्सप्लेन करने में देनी है और 50% वेटेज उसकी आलोचना को देनी है। लेकिन यदि प्रश्न ऐसे आता है कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, तो आपको सिद्धांत को केवल 20% देना है और 80% उसकी आलोचना को ही देना है। एक्सप्लेन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी विद इट्स क्रिटिसिज्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोग नगद मुद्रा की मांग क्यों करते हैं और तरलता अधिमान का ब्याज दर के साथ क्या संबंध है उसे स्पष्ट करना है। तो इसमें तीन उद्देश्य जो हैं मुद्रा की मांग करने के, जिसमें हम तीन ऑब्जेक्टिव जो देखते हैं, प्रिकॉशनरी ऑब्जेक्टिव है और रूटीन ट्रांजैक्शन के लिए जो ट्रांजैक्शन मोटिव से जो डिमांड की जाती है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड ऑफ मनी, दैट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व के थ्रू जिसको हम शो करते हैं, यानी कि स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी। तो इसमें आपको लिक्विडिटी ट्रैप भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा और लिक्विडिटी ट्रैप पर कई बार शॉर्ट नोट भी आता है। Why do people demand for cash or liquidity? Explain the relationship of liquidity preference with rate of interest. It means liquidity trap. साख सृजन की प्रक्रिया को नेक्स्ट प्रश्न में आपको बताना है कि साख सृजन सिंगल बैंकिंग सिस्टम और मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम में किस तरीके से होता है। तो वो एग्जाम्पल से आपको उसकी जो बैलेंस शीट है, ट्रांजेक्शन है, वो करके बताना है इसमें इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के प्राथमिक और द्वितीयक कार्यों को स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शंस एक्सप्लेन करने हैं। 11th क्वेश्चन, जीडीपी गैप क्या है और ये आगत कीमतों में परिवर्तन को कैसे प्रेरित करता है। हाउ डज इट मोटिवेट द चेंज इन इनपुट प्राइसेस। तो इससे जो मजदूरी दर है उसमें कैसे परिवर्तन आता है जीडीपी गैप के कारण, वो आपको इसमें स्पष्ट करना है। 12th क्वेश्चन है कि लोचशील मजदूरी दर के साथ संतुलित जीडीपी एवं कीमत स्तर पर समग्र मांग धक्के के प्रभाव का वर्णन करना है। इसमें आपको बताना है कि इफ वी आर एज्यूमिंग दैट द वेज रेट फ्लेक्सिबल, देन हाउ डज एग्रीगेट डिमांड शॉक अफेक्ट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी एंड प्राइस लेवल। कीमत स्तर पर कुल व्यय
के बीच संबंध के आधार पर समग्र मांग वक्र में गतिशीलता और उसमें खिसकाव के बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो इसमें आपको बताना है कि कैसे प्राइस लेवल के चेंज होने का इफेक्ट टोटल एक्सपेंडिचर लाइन पर, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन पर आता है, और उसके कारण से जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है उसमें क्या मूवमेंट होती है, और एग्रीगेट डिमांड कर्व में शिफ्ट कब होता है। तो प्राइस लेवल के कांस्टेंट होने पर उसमें शिफ्ट आता है, तो वो भी आपको बताना है, और साथ ही मूवमेंट जो होती है वो प्राइस लेवल में चेंज होने के कारण से आती है, वो भी आपको इसमें बतानी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो समग्र मांग और समग्र पूर्ति धक्का कोई भी है तो उनमें से संतुलित जीडीपी और कीमत स्तर पर उसका प्रभाव क्या होगा, वो इस प्रश्न में आपको बताना है कि हाउ विल एग्रीगेट डिमांड शॉक और एग्रीगेट सप्लाई शॉक इफेक्ट द जीडीपी एंड प्राइस लेवल। ये भी आप अगर पिछले सालों के प्रश्न पत्र को उठा करके देखेंगे तो ये प्रश्न भी बहुत बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये भी अपने आप में एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध निर्यात फलन में खिसकाव संतुलित वास्तविक जीडीपी को किस प्रकार प्रभावित करता है। इसमें आपको बताना है कि नेट एक्सपोर्ट फंक्शन में जब चेंज होता है तो उससे जीडीपी पर क्या इफेक्ट होता है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी पर, और व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द नेट एक्सपोर्ट फंक्शन और कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिफ्ट ऑफ द नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, यानी कौन से कारक हैं जो उसको दाएं बाएं खिसकाते हैं। इसमें आपको ये एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16th क्वेश्चन, उसमें आपको बचत निवेश दृष्टिकोण का प्रयोग करके खुली अर्थव्यवस्था में संतुलित जीडीपी के निर्धारण को बताना है। इसमें आपका न्यूमेरिकल भी आता है 10 मार्क्स का, जिसमें आपको सारी चीजें दी होती हैं, सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, और कंजम्पशन फंक्शन है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, टैक्स है, और उसके बाद आपको वो पूछते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी आप कैलकुलेट कीजिए। तो इस तरह का प्रश्न उसमें न्यूमेरिकल भी आता है, और ये यहाँ पर डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, तो ये भी यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है निवेश गुणक की प्रक्रिया को आपको उस तालिका चित्र की सहायता से बताना है, और उसमें रिसाव यानी कि लीकेजेस क्या होती है मल्टीप्लायर में, वो एक्सप्लेन करना है, और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वर्किंग विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम, वो आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है। 18th क्वेश्चन है जिसमें आपको साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन को एक्सप्लेन करना है, एंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और द कंजम्पशन फंक्शन। तो इसमें जो मनोवैज्ञानिक नियम है कि आय के बढ़ने पर उपभोग में उतनी वृद्धि नहीं होती जितनी कि आय में होती है, और कौन से तत्व हैं जो उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग फलन को प्रभावित करते हैं, वो इसमें आपको एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का मापन किन करने में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और क्या राष्ट्रीय आय या जीएनपी कल्याण या विकास का उचित सूचक है या नहीं। तो इसमें आपको जीएनपी को ये बताना है कि क्या वो राइटली मेजर करता है वेलफेयर या डेवलपमेंट को, तो हमें बताना है कि नहीं करता है, और उसके सपोर्ट में आपको रीजन देने हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या प्रोडक्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग गुड्स एक्सेट्रा। तो ये सब आपको एक्सप्लेन इसमें करने हैं, और साथ ही साथ भारत में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, व्हाट प्रॉब्लम्स आर फेस्ड इन इंडिया इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो इसमें जो आपकी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है या लैक ऑफ स्किल्ड एन्यूमरेटर्स है, इस तरह की जो तमाम समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, वो आपको एक्सप्लेन करनी है। 20th और लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि शॉर्ट नोट्स के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ये आप जानते ही हैं 12th से आता है। इसमें एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना है, और इससे बचने के जो दोनों उपाय हैं वो भी आपको, फाइनल प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड, वो भी थोड़ा बताना है। सेकंड है वापसी एवं समावेश, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं विड्रॉल्स एंड इंजेक्शंस, जो फ्लो ऑफ इनकम में जो उसमें निकासी और समावेश होते हैं, वो आपको इसके अंतर्गत बचत, निवेश, सरकारी खर्च और कर, ये सब इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है एसआरएएस एंड फोर सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि 4 क्षेत्रीय प्रवाह इसमें आपको एक्सप्लेन करना है, जिसमें हम शेष विषयों को शामिल करते हैं, परिवार है, गृहस्थ है, सरकार है। और नेक्स्ट है एसआरएएस एंड एलआरएएस, जिसमें आपको पूर्ति वक्र के अल्पकाल में उसकी रचना और दीर्घ काल में उसके स्वरूप को एक्सप्लेन करना है। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जो कि 3 तरह का आपको यहाँ पर बताना होगा, कि एक जो क्लासिकल है, एक जो केन्जियन है, उनको स्पेशली इसमें एक्सप्लेन करना है। रिलेटिव इनकम थ्योरी है, सापेक्ष आय सिद्धांत है, इसमें आपको बताना है कि किस प्रकार से उपभोग
में जो परिवर्तन होते हैं वह किन किन चीजों पर निर्भर होता है सापेक्ष आय सिद्धांत के अनुसार। और लास्ट है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल यानी कि मात्रात्मक साख नियंत्रण, जिसके अंतर्गत चारों उपाय सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट एंड रेपो रेट और साथ ही ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी खुले बाजार की क्रियाएं, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये सब वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि आप पिछले सालों के प्रश्न पत्र को उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे इन्हीं में से अधिकांश प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ये 20 प्रश्न हमने आपको बताए हैं। पेपर में आपको, आप जानते हैं कि 5 ही प्रश्न करने होते हैं, 8 प्रश्न सामान्यतः आते हैं, तो इन्हीं में से आपको 6-7 प्रश्न मिल जाएंगे। यदि इसमें से 1-2 प्रश्न आपका 3-4 प्रश्न कम भी होते हैं तो भी आपको उम्मीद है कि 4 से 5 प्रश्न आसानी से एग्जाम में मिल जाएंगे जो आपको करने जरूरी होते हैं। तो होपफुली कि सब कुछ सही हो और कोविड-19 से देश फ्री हो जाए और जल्दी ही सब कुछ ठीक होने के बाद आपकी एग्जाम्स अच्छे तरीके से हो पाए। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर योर प्रिपरेशन एंड एग्जाम्स। थैंक यू। आपको कुछ भी अगर अपेक्षा है, कुछ आप और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम नेक्स्ट वीडियोस के ऊपर बनाएंगे। थैंक यू।